ओके गाइस, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। यहाँ पे फास्ट ट्रैक है, फिर भी वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर, सो डोंट वरी एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, तो पहला जो चैप्टर है हमारा जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर में सबसे पहले अगर आपको याद है हमने कंसेप्ट देखा था। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था टैक्स क्या होता है। टैक्स होता क्या है, टैक्स लेते क्यों है। टैक्स इज अ मैंडेटरी लेवी बाय द गवर्नमेंट, राइट। हमने पढ़ा था कि टैक्स कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, मैंडेटरीली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है एंड गवर्नमेंट टेक्स इट फॉर रनिंग द कंट्री। बेसिकली whatever activities that government has to perform as a public authority, उसके लिए वो हमसे कुछ पैसा लेती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो रन करने के लिए कंट्री को दे नीड सम मनी एंड दैट इज टैक्स। टैक्स का इंडिया में स्ट्रक्चर क्या है वो हमने पढ़ा था। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में टैक्स दो प्रकार के होते हैं। इंडिया में टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जो भी टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स, एंड जो इनडायरेक्टली हमारे पॉकेट से गवर्नमेंट को जा रहा है दैट मीन्स द कस्टमर is giving the tax to supplier and supplier is paying that tax to government. So eventually this is also going to the government only, but वो indirectly जा रहा है। जो बीच में है सप्लायर है, सप्लायर will be bearing all the compliance burden and he will be making the payment to the government। और डायरेक्ट टैक्स में कैसा होता है, जो इंडिविजुअल होता है वही गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करता है। ओके, तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि हमें पिंच कैसे बैठ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इंडिया में हमारा दो सिस्टम है टैक्स के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहाँ पे हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, मतलब जो बंदे पे वो बर्डन है। अगर इनकम टैक्स का हम बात करें, अगर मेरा 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आई ओनली हैव टू पे टैक्स, आई कैन नॉट शिफ्ट इट टू अदर पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स का जो बेनिफिट होता है, बर्डन होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता। वेर एज जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट होके इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू बी borne बाय द कंज्यूमर ओनली। तो इसका जो एंड बर्डन होता है, एंड जो टैक्स का पेमेंट करने का जिम्मेवारी होता है या फिर वो जो पिंच होता है वो कंज्यूमर को बैठता है, ना कि द सप्लायर एंड द एवरीबडी एल्स इन द सप्लाई चेन। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था इंडिया में जीएसटी कैसे लाया गया, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो इंडिया में पहले देख लेते हैं पहले क्या सिस्टम्स हुआ करते थे। प्रायर टू जीएसटी व्हाट वर द टैक्सेशन सिस्टम्स। हमारे यहाँ पे होता था एक्साइज, हमारे यहाँ पे होता था वैट, हमारे यहाँ पे होता था सर्विस टैक्स, सीएसटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस की लेवीज होती थी। ये सब को सबस्यूम करके एक सिंगल जीएसटी एक्ट लाया गया, राइट। ये हमने पढ़ा था। ये थॉट कब आया, ये इंडिया में पहले पहले बार डिस्कस होने लगा था 2000s के अराउंड, क्योंकि तब इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही नया नया था, बूम करने लगा था आफ्टर द 1990s इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 2000 में ये बात आने लगी कि जीएसटी लाते हैं। दैट्स वाई एक कमेटी सेटअप किया गया टू टू स्टडी कि हमारे इंडियन जीएसटी लाना चाहिए, कैसा होना चाहिए इन सब के लिए। तो ये कमेटी ने फिर 2004 में उन्होंने बताया कि हमें इंडिया में एक फुल्ली इंटीग्रेटेड नेशनल जीएसटी लाना चाहिए। ओके, तो इंडिया में जीएसटी जो होगा वो नेशन वाइड सिंगल टैक्स रिजिम लाएंगे, ऐसा 2004 में उन्होंने रेकमेंड किया था। 2006 एंड 7 में तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने बोला कि अभी हमारी तैयारी हो गई है, वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 इटसेल्फ। इतना जल्दी से बोल दिया, 6-7 में बोला कि 2010 से आ जाएगा जीएसटी। उन्होंने सब तैयारी कर लिया था,
बट बिकॉज जीएसटी लाना वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, उसके लिए सब स्टेट का हमें कंसेंट लेना था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था, दैट्स व्हाई इट टुक सम टाइम। फाइनली 2014 के बाद 2014 में देयर वाज वन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014। ये बिल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया कि हमें जीएसटी लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स नेसेसरी है। कौन से अमेंडमेंट्स करने थे वो हम बाद में पढ़ते हैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, ये बिल पास हुआ इन 2016, लोकसभा में पास हुआ 2015 में, राज्यसभा में पास हुआ 2016 में। तो ये बिल का नाम बन गया कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। बिल जब पास होता है तब उसका एक्ट बनता है, और एक्ट जिस ईयर में पास हुआ वो ईयर हम मेंशन करेंगे, ना कि बिल जब आया था। ओके, तो 2016 कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये हमारा एक्ट का नाम बन गया। इसके बाद अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंजेस करवा दिए गए थे, तो जीएसटी लाने में कोई वैसे कोई अभी तकलीफ नहीं थी। तो जो बेसिक हमारा टेक्निकल डिफिकल्टी था वो तो निकल गया। उसके बाद चीज़ें बहुत इजी इजी और बहुत जल्दी जल्दी हो गई। कैसे? 27 मार्च 2017 को ये जो जीएसटी बिल है, जीएसटी बिल्स थे हमारे सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ये चार बिल्स लोकसभा में पास हो गए, इंट्रोड्यूस करवाए गए, सॉरी। एंड देन 29 मार्च को दे वर पास्ड। ओके, लोकसभा में 27 मार्च 2017 को इंट्रोड्यूस किया, 29 मार्च को पास कर दिया, देन प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया 12 अप्रैल को, एंड तब वो एक्ट एनैक्ट कर दिया। बट प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद भी हमारा जो जीएसटी इफेक्ट में आने का डेट था, दैट वाज 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, दैट वाज द डे व्हेन जीएसटी नेशन वाइड अप्लीकेबल हो गया। बट ड्यू टू JNK, जम्मू एंड कश्मीर, उसका स्टेटस तब स्पेशल स्टेट की तरह था, आर्टिकल 370 वाज देयर, सो दैट्स व्हाई 8 जुलाई को वो इम्प्लीमेंट हुआ, उससे थोड़ा और डिले हुआ, बिकॉज देर वॉज कंसेंट नीडेड फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। तो 8 जुलाई को वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। ऑल ओवर इंडिया 1 जुलाई से जीएसटी इज अप्लीकेबल। ठीक है, 1 जुलाई 2017, ध्यान में रखना है। तो ये जीएसटी का जो कंसेप्ट था, हमने देखा था कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे पहला जीएसटी हम ला रहे हैं, हमने ये कोई इनोवेशन किया है, नॉट लाइक दैट। ये फ्रांस में 1954 में, तो 50 साल पहले ऑलरेडी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। टुडे 160 प्लस कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दिस रिजिम, जहाँ पे वैट और जीएसटी वो लोग मतलब टैक्स जो है वो वैट जीएसटी ये फॉर्मेट में चलता है। ठीक है, अभी बेसिकली ये जीएसटी लाने का कंसेप्ट क्या था, ये क्यों लाया गया, ये हम पढ़ते हैं। जीएसटी क्यों लाया गया, इसके लिए देखना पड़ेगा कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था। प्री जीएसटी एरा में जैसे हमने अभी बात किया, देयर वेर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द टैक्स रिजीम। जो टैक्स रिजीम हमारा चल रहा था ना, जहाँ पे वैट, सीएसटी, एक्साइज, ये सब जो टैक्सेस चल रहे थे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। व्हाट वर दोस प्रॉब्लम? बेसिकली वहाँ पे डबल टैक्सेशन ड्यू टू ओवरलैप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ड्यू टू सेपरल सेंटर एंड स्टेट लेवीज, उसके बाद नो क्रॉस क्रेडिट, मल्टीपल स्टेट लेवीज एंड नॉन वैटेबल सीएसटी। ये प्रॉब्लम्स थे। एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे हमको जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है वो समझ में आएंगे। तो पहले तो वहाँ पे ना, जो जो जैसे क्योंकि वैट और वैट ये जो टैक्स है और सीएसटी ये जो था, ये दोनों लगते थे गुड्स पे। सर्विस टैक्स जो लगता था वो सर्विसेज पे, और एक्साइज भी था, एक्साइज ड्यूटी, इट वाज ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, कोई कोई गुड्स थे, सपोज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पहले वो जो सीरीज में आ रहा था, पेनड्राइव में आता था, तो उसके लिए ना कुछ दिक्कतें थी कि उसको एग्जैक्टली गुड्स बोला जाए या सर्विस बोला जाए। अगर मैं सॉफ्टवेयर किसी का सेल कर रहा हूँ,
कोई कंपनी मुझे सॉफ्टवेयर सेल कर रही है, लाइसेंस दे रही है, सपोज टाली है, तो उसे गुड्स बोला जाए या सर्विस बोला जाए और कौन से रेट से टैक्स लगा दिया जाए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि भाई दोनों भी लगा दो, गुड्स गुड्स के लिए भी लगा दो, सर्विस भी मान लो, दोनों भी लगा दो। तो वहाँ पे सपोज मेरे लाइसेंस का वैल्यू अगर 1000 रुपये होगा, मेरे सॉफ्टवेयर का वैल्यू, वहाँ पे मुझे वैट भी पे करना पड़ता था और सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ता था ऑन द सेम अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो टैक्सेस, दो दो लेवीज एक ही अमाउंट पे, एक ही प्रोडक्ट पे आ रहा था। ठीक है, उसके बाद ऐसी भी चीजें थी। ओके, यस। तो जैसे सॉफ्टवेयर था उस पे वैट और सर्विस टैक्स दोनों भी टैक्सेस लग रहे थे। तो इसकी वजह से कोई कोई सर्टेन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स वहाँ पे डबल टैक्स, डबल लेवीज उस पे आ रही थी। तो इट वाज बेसिकली नॉट फेयर टू द कंज्यूमर ऑल्सो, टू द सप्लायर ऑल्सो, एंड ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी इट वॉज नॉट गुड। वो अननेसेसरी इन्फ्लेशन बढ़ा रहा था इन आर इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ड्यू टू सेपरेट सेंटर एंड स्टेट लेवीज। जैसे हमने बात किया कि तब एक्साइज ड्यूटी होता था, एक्साइज वाज बेसिकली सेंटर का लेवी था। तो अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा था सपोज मोबाइल फोन, ओके, तो मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चर पे ही वाज पेइंग एक्साइज ड्यूटी, ईडी, एक्साइज ड्यूटी। एंड जब ये मैन्युफैक्चरर से इट वाज गोइंग टू द डीलर एंड डीलर वाज सेलिंग इट, तो डीलर वाज पेइंग वैट और सीएसटी जो कि सेल पे लगता था। ठीक है, तो सपोज मेरा मोबाइल का वैल्यू था 1000, उसमें मैंने एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया मैन्युफैक्चर पे 12.5%। ये इसका वैल्यू आ गया 1125। देन आई सोल्ड इट, मेरा जो स्टोर से मैंने मैन्युफैक्चर किया फैक्ट्री में और फैक्ट्री से बाहर निकाला, तब मैंने एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया। उसके बाद मेरे ही स्टोर में वो पड़ा था एंड देन आई सोल्ड इट टू द कस्टमर और मे बी अ डीलर। एंड देन एट दैट टाइम मुझे सेल पे वैट लग गया। सो वैट कौन सी अमाउंट पे लगा? ऑन दिस 1125। सो ये 1125 में आप मुझे बताना, ये 1125 में इसमें दो कंपोनेंट है, एक मेरा प्राइस का कंपोनेंट था 1000 एंड एक एक मेरा टैक्स का कंपोनेंट था, एक्साइज ड्यूटी का। तो उस पे भी मुझे वैट का अमाउंट 160 अमाउंट कैलकुलेट हुआ एंड मेरा टोटल इनवॉइस वैल्यू बन गया 1285। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सेंटर मुझसे ले जा रहा है 125 रुपीज, सेंटर मुझसे ले जा रहा है 125 रुपीज, स्टेट मुझसे ले जा रहा है 160 रुपीज ऑन द सेम प्रोडक्ट जो मोबाइल मैंने यहाँ पे बना दिया था 1000 रुपए का। और उसमें उसके बाद कुछ वैल्यू एडिशन भी नहीं हुआ, उसका कोई फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वही सेम मोबाइल, जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग इट आउट ऑफ माई फैक्ट्री एंड देन सेलिंग इट अगेन। तो इसके लिए मुझे दो दो लेवीज लग रहे थे। सो फर्स्ट एट 12.5% एंड देन एट 14.3%। तो ये 12.5 पे अगेन 14.3 कैलकुलेट हो रहा था। यू गेट माई पॉइंट? तो ये डबल टैक्सेशन हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। एंड क्योंकि ये टैक्स जा रहा था सेंटर को, ये जा रहा था स्टेट को, दोनों एक दूसरे का क्रेडिट देने के लिए राजी नहीं थे। मैं अगर स्टेट को यहाँ पे जाके बोलूँ कि मैं तुम्हें वैट क्यों दूंगा, मैंने ऑलरेडी एक्साइज पे कर दिया है 125 रुपीज, तो वो बोलेगा वो तो सेंटर का पैसा था, मुझे मेरा पैसा चाहिए। ठीक है, तो ऐसा। ओके, कहाँ थे हम? वी वर डिस्कसिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, ये जो वैट हमें लगाया गया स्टेट गवर्नमेंट ने, ये जो 14.3% हमसे चार्ज किया, इसमें ऑलरेडी ये 125 दैट इज 12.5% का एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट तो था ही ना। तो इट्स लाइक वी आर पेइंग टैक्स ऑन टैक्स, वी आर नॉट पेइंग टैक्स ऑन व्हाट वी हैव अर्नड, जो हमारा वैल्यू एडिशन था, हमारा प्रॉफिट था, उस पे टैक्स नहीं पे कर रहे, टैक्स पे ही टैक्स पे कर रहे। तो ये तो बहुत गलत बात है, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, दिस वाज नॉट फेयर टू एनीवन एंड नॉट इवन टू द इकोनॉमी। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम था इन द प्रीवियस रीजन। बट ये सालों साल चल रहा था, किसी ने नोटिस नहीं किया। जब नोटिस करने लगे तब जीएसटी की बात छिड़ी। ओके,
no cross credit between goods and services. This was one of the major problem again, जहाँ पे जैसे अगर मैं हूँ, हमारा सीए का जैसे प्रैक्टिस होता है, राइट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, और सपोज ही इज प्रोवाइडिंग, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उनको आउटपुट में लग रहा था सर्विस टैक्स, आउटपुट में ही विल हैव टू पे, सीए है, ठीक है, उनका ऑफिस है, आउटपुट जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे ही इज चार्जिंग सर्विस टैक्स, ओके। एंड उनका जो इनपुट होता था, जब उन्होंने पीसी लिया तो उस पे वैट लग के आया, एक्साइज प्लस वैट, ठीक है। उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर लिया था तो वो सॉफ्टवेयर पे भी वैट प्लस सर्विस टैक्स चार्ज होके आया। उन्होंने किसी से प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ली थी तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स पे करके आया। बट जब ये बंदा सर्विस टैक्स आउटपुट में पे कर रहा था, इसको इनपुट में सिर्फ ये सर्विस टैक्स के जो पोर्शन थे उतना ही इनपुट मिलता था। ये जो गुड्स उसने लिया था, ये जो प्रोडक्ट्स उसने परचेस किए थे, पीसी लिया था, सॉफ्टवेयर लिया था, स्टेशनरी लेता था, तो ये चीज़ों पे जो वैट लग के आता था वो सर्विस टैक्स के अगेंस्ट उसका बेनिफिट नहीं मिलता था, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई बंदा गुड्स में डील कर रहा है एंड ही इज लायबल टू, उसका शॉप है, वो वैट पे कर रहा है, ठीक है, गुड्स बेच रहा है, दैट्स वाई। एंड उसने कोई सर्विसेज लिया था, सीए का सर्विस लिया था, उसने कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी ली थी और उस पर सर्विस टैक्स लग के आया था, ठीक है। तो ये सर्विस टैक्स का जो बेनिफिट है उसको मिलता ही नहीं था, उसका सर्विस टैक्स पूरा वेस्ट हो रहा था जो इनपुट में था, क्योंकि आउटपुट वाज ओनली वैट। तो बिकॉज यहाँ पे सर्विसेज ऑफ गुड्स के लिए अलग सर्विस टैक्स अलग था, सर्विसेज के लिए, और गुड्स के लिए एक अलग टैक्स था, वैट एंड सीएसटी। तो ये दोनों में क्रॉस क्रेडिट अलाउ नहीं हो रहा था, दैट्स वाई आपके इनपुट का बहुत सारा पोर्शन वाज वेस्ट, ठीक है। तो ये भी इट वाज नॉट फेयर टू द डीलर्स, इसके वजह से भी हमारे इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। उसके बाद हमने जैसे बात किया वैट, ये जो वैट, ये जो टैक्स लगता था ना, ये स्टेट वाइज होता था। लाइक जो महाराष्ट्र का वैट अलग, गुजरात का वैट अलग, तमिलनाडु का टैक्स जो था वैट अलग, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी सेंटर का होता था, कोई चीज़ों पे जैसे लिकर वगैरह है वहाँ पे स्टेट का भी एक्साइज ड्यूटी होता था, अभी भी है वो, ठीक है। तो क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग उनके खुद के वैट के एक्ट्स थे, तो दैट्स वाई कंप्लायंस बर्डन वाज टू मच। अगर कोई बंदा है जिसको पैन इंडिया काम करना है, ऑल ओवर इंडिया काम करना है, उसको अलग अलग रेट ऑफ टैक्स पे गुड्स बेचना पड़ रहा था ऑल ओवर इंडिया, और वो अलग अलग जगह का रिटर्न्स भरो, वहाँ पे पेमेंट करो, वहाँ के टैक्स लॉज को समझ के अंडरस्टैंड करके बिजनेस करो, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट टू मैनेज, और बहुत हेडेक था, तो कंप्लायंस बर्डन बहुत थे। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द अर्लियर सिस्टम। उसके बाद नॉन वेटेबल सीएसटी, सेंट्रल से एस्टेट टैक्स जो था, ये इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शंस होते थे उस पर लगता था, उसका कोई क्रेडिट अलाउ नहीं होता था, ठीक है। तो दैट वाज अगेन अ प्रॉब्लम। अभी जीएसटी, ये प्रॉब्लम्स के चलते ही जीएसटी का बात छिड़ा और जीएसटी फिर इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी ने क्या किया है, बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवी एक साथ में ही लगाता है। यहाँ पे जो झगड़ा होता था सेंटर और स्टेट का, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था एक्साइज वैट की वजह से, तो वो अभी नहीं होता, क्योंकि जीएसटी हम साइमल्टेनियसली सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसा बोल के साथ में ही लेवी करते हैं 50-50% ऑफ द रेट ऑफ द टैक्स। उसके बाद सीमलेस क्रेडिट चेन फ्रॉम ओरिजिनल प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर अप टू द कस्टमर लेवल। यहाँ पे क्योंकि गुड्स एंड सर्विस हम डिस्टिंग्विश नहीं करते, जीएसटी बोल के मैं अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मेरे इनपुट में भी जो भी चीजें लूंगी, अगर गुड्स लूंगी या सर्विसेज लूंगी, सब पे जीएसटी लग के आना है। एंड मेरे आउटपुट में जो भी चीजें होगी, भले ही वो सर्विस हो या गुड्स हो, उस पर भी जीएसटी ही लगना है, तो मुझे सीमलेस क्रेडिट फ्लो मिलता है। ओके, आईटीसी का कंसेप्ट पता है ना, तो हमें आईटीसी सीमलेसली मिल जाता है। So that problem also was solved
कैस्केडिंग वॉज एलिमिनेटेड बिकॉज हमने आईटीसी का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो सप्लाई बिकम्स सिंगल टैक्सेबल इवेंट रिप्लेसिंग मैन्युफैक्चर सेल और सर्विस। ये भी हमने पढ़ा है कि सप्लाई ये सिंगल टैक्सेबल इवेंट होता है जीएसटी के अंदर। जैसे पहले अलग अलग चीजें चलती थी कि एक्साइज लगेगा मैन्युफैक्चर पे, वैट लगेगा सेल ऑफ गुड्स पे, सीएसटी लगेगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे, सर्विस टैक्स लगेगा प्रोविजन ऑफ सर्विस पे। तो अलग अलग मुझे दिमाग में पॉइंट्स लेके चलने पड़ते थे कि अरे कौन सा टैक्स लगेगा कौन सा टैक्स लगेगा, अभी क्या कर रहा हूँ। बट अभी वो सब चीजें नहीं है, अभी सप्लाई एक ही डेफिनेशन पढ़ना है, अगर ये सप्लाई है तो जीएसटी है, अगर ये सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। गॉट इट? तो दैट वाज द दैट्स हाउ जीएसटी इज सॉल्विंग ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। उसके बाद उसके बाद हमने देखा था फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल चलता है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल ये क्या होता है? जहाँ पे जो भी कोई फेडरल स्टेट होता है, फेडरल स्टेट माने जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के भी पास थोड़े थोड़े राइट्स होते हैं टू कलेक्ट द टैक्स। दोनों को भी पास अधिकार होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल के नहीं चलेगा कि सारा का सारा जीएसटी है, सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स सेंटर ही लेके जाएगा या फिर सारा का सारा स्टेट लेके जाएगा, ऐसा हमारे इधर नहीं चल सकता। वी हैव पैरेलल गवर्नमेंट्स, सेंटर भी चलता है स्टेट भी चलता है, दोनों के पास अलग अलग पावर्स होता है। तो दोनों दोनों के लिए वी हैव दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली। एंड ये फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूअल जीएसटी का हमने मॉडल निकाला है, जहाँ पे हम कोई भी अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगा मतलब विद इन द स्टेट होगा, उस पर डायरेक्टली सीजीएसटी एसजीएसटी लेवी करते हैं एंड टोटल रेट ऑफ जीएसटी का वो 50% होता है, राइट। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा हम सीधा आईजीएसटी लेवी कर देते हैं, जो एक्चुअली टोटल रेट ऑफ जीएसटी होता है। ठीक है, ये आईजीएसटी का जो पैसा होता है ये बाद में सेंटर और स्टेट मिल बांट के खाते हैं। ठीक है, बाद में आईजीएसटी पहले लेवी एज आईजीएसटी होता है एंड उसके बाद में वो सी और एस बोल के पार्ट लिया जाता है एक दूसरे में। तो दिस इज बेसिकली ड्यूअल मॉडल ऑफ द जीएसटी। उसके बाद हमें अभी जीएसटी में कौन से एक्ट्स पढ़ने हैं। जीएसटी में मुझे बताओ, जीएसटी में हमें कितने एक्ट्स पढ़ने हैं? आपने सुना है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। यूटीजीएसटी एक सिंगल एक्ट है, ऑल ओवर द इंडिया एक ही एक्ट है। आईजीएसटी भी ऑल ओवर द इंडिया एक है एंड सीजीएसटी भी ऑल ओवर द इंडिया एक है। तो अभी हम कौन से एक्ट पढ़ने वाले हैं? जैसे कि हमने देखा है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी ऐसा लगाया जाता है। सीजीएसटी का एक एक्ट, एसजीएसटी के हमारे सारे जो स्टेट्स है मतलब ओके, तो सीजीएसटी का एक एक्ट, जितने भी स्टेट्स है सबका एक एक एसजीएसटी एक्ट एंड देन यूटीजीएसटी ऑल ओवर द इंडिया वन एंड देन आईजीएसटी ऑल ओवर द इंडिया वन एक्ट। तो हमें और उसके साथ होता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट। तो क्या हमें इतने सारे एक्ट्स पढ़ने हैं? नहीं, कंपनसेशन टू सेस एक्ट हमें नहीं पढ़ना है। आईजीएसटी सीजीएसटी हमें पढ़ना है। सीजीएसटी के ही प्रोविजंस हर एसजीएसटी में अलग अलग मतलब स्टेट ने अपने अपने हिसाब से पास कर दिए गए, बस उनका नाम चेंज है, प्रोविजन सेम है। तो हमें कोई भी एसजीएसटी पढ़ना नहीं है। देन यूटीजीएसटी में भी क्योंकि सीजीएसटी के ही प्रोविजंस मिरर किए गए हैं तो हमें यूटीजीएसटी भी नहीं पढ़ना है। ऑल्सो आईजीएसटी इज रेप्लिका ऑफ सीजीएसटी, जस्ट आईजीएसटी में एक ही चेंज है दैट प्लेस ऑफ सप्लाई के कुछ रूल्स है, हाउ टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, इंटरस्टेट सप्लाईज बेसिकली। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए वो हमें प्रोविजंस आईजीएसटी से पढ़ने हैं। बाकी फिर रिमेनिंग जो आईजीएसटी वो सेम टू सेम सीजीएसटी है, इसलिए हमें वो पढ़ना भी नहीं है। तो
Major what we are going to be covering CGST Act only plus few provisions from IGST Act. इतना ही हमारा सिलेबस होने वाला है. तो जैसे कि हमें पता है इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर होगा तो CGST SGST लगता है. इंट्रा स्टेट होगा बट एक यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो CGST और UTGST लगता है. ठीक है. इंटर स्टेट सप्लाई मतलब दो अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग यूटीज या फिर वन स्टेट वन यूटी. ठीक है. उस पे लगता है आईजीएसटी. आईजीएसटी लगेगा, लेवी होगा एंड देन कलेक्शन भी सेंटर करेगा. उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वली विद द सेंटर एंड स्टेट. ठीक है. तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अभी हमने देखा कैसे होने वाला है. सीजीएसटी एक्ट 2017 इट इज applicable to all over India. UTGST Act for each UTs without legislature. जो यूनियन टेरिटरीज है जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही खुद से ये एक्ट पास कर दिया यूटीजीएसटी एक्ट 2017. और तो फिर वो डायरेक्टली उसको फॉलो करेंगे. उनको अलग से खुद का बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास लेजिस्लेचर ही नहीं है. और जो यूटीज है जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर होगा वो खुद का एक एसजीएसटी एक्ट बोल के इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. SGST Act separate for each state and UT with legislature like Delhi, Pondicherry and Jammu and Kashmir. ये separate UTs है with legislature. तो वो खुद का एक SGST Act बोल के SGST हम फिर वो पास करने वाले हैं जो उन्होंने कर दिया ऑलरेडी. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमने देखा था जब हमें जीएसटी काउंसिल है वो रेट बताएगा कोई भी जीएसटी में एक स्पेसिफिक गुड्स पे या एक स्पेसिफिक सर्विस पे कितना रेट ऑफ टैक्स लेंगे. ये अगर बताना है तो उन्हें एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए. मतलब तुम्हें एक आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि विच गुड आई एम टॉकिंग अबाउट, विच सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट. तो दैट्स वाई वहाँ पे एक कंसेप्ट हमने अडॉप्ट किया है HSN कोड विच इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. दिस इज अ इंटरनेशनल सिस्टम जहाँ पे गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन स्पेसिफिक कोड्स. ठीक है. तो उसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी गुड्स का टैक्स रेट क्या है वो समझने में हमें आसानी हो जाती है. ओके. एंड सिमिलरली सर्विस के लिए है सर्विस अकाउंटिंग कोड्स. ओके. ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है वो हमने अडॉप्ट किए हैं. इंटरनेशनल कोड्स है हमने अडॉप्ट किए सिर्फ. तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है मोटर कार्स है उसका HSN है 8703. तो अगर जीएसटी काउंसिल में कभी भी वो बात कर रहे हैं कि 8703 कोड के लिए हम टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं वॉट एवर दिस रेट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल तो हमें पता चल जाएगा दे आर टॉकिंग अबाउट मोटर कार्स. ठीक है. SSC कोड सपोर्ट सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट SSC कोड 9985. वेर एवर 9985 के लिए जो भी टैक्स रेट मेंशन होगा वी विल अज्यूम कि ये सपोर्ट सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट के लिए SSC कोड है. अभी SSC कोड या HSN कोड से प्रैक्टिकली हमें कौन से फायदे मिलते हैं. ठीक है. टैक्स रेट डिटरमिन करना है वो एक हो गया. उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें HSN कोड या SSC कोड का इंपॉर्टेंस समझाएगा. क्लासिफाइंग फ्लेवर्ड मिल्क अंडर बेवरेजेस इंस्टेड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट में चेंज है. अभी क्या हो सकता है कि डेयरी प्रोडक्ट क्योंकि हमारा इसेंशियल है तो वहाँ पे इट मे बी द केस कि गवर्नमेंट उसे एग्जाम रखे या फिर उस पर जीरो टैक्स ले. तो ऐसा हो सकता है ना कि फ्लेवर्ड मिल्क जो होते हैं अमूल का आता है नेस्ले का आता है वो लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे ये तो फ्लेवर्ड मिल्क नहीं है इसे ना ये तो डेयरी है दूध का ही बना ना ये डेयरी है तो हम इस पर जीरो टैक्स लगाएंगे. ऐसी चीज हो सकती है. दैट्स व्हाई HSN कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. SSC कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी नो कि एग्जैक्टली हम कौन से गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद एजुकेशनल सर्विसेज आर एग्जाम बट कमर्शियल ट्रेनिंग इज टैक्सेबल. हमने पढ़ा है एग्जामेशन के चैप्टर में एजुकेशनल सर्विसेज है वो एग्जाम है बट कमर्शियली जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो टैक्सेबल है. तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे इनवॉइस पे टैक्स लगने वाला है नहीं लगने वाला है तो SSC कोड इज इम्पॉर्टेंट. अगेन ये जो ITC का हमारा फ्लो होता है सपोज एक सप्लायर है उसने उसके आउटवर्ड में लिखा कि HSN 2202 मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वो प्रोवाइड कर रहा है एंड उसने जो बंदे के अगेंस्ट मतलब जो रिसिपिएंट इस यहाँ पे बताया वो बंदे ने खुद के GST के अंदर दिखाया 0204 दैट इज 0402 दैट इज मैंने मिल्क प्रोडक्ट परचेस किया. ये बोल रहा है कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक बेचा है. ये बोल रहा है मैंने मिल्क परचेस किया है.
तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे ऑफिसर को पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। दिस विल फ्लैग द आईटीसी, यहाँ पे आईटीसी का फ्लो अलाउ नहीं होगा, देखा जाएगा कि एग्जैक्टली विच गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड। उसके बाद जब भी हम ऑडिट करेंगे, हम एज अ सीए जाके ऑडिट करेंगे कोई भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे उन्होंने करेक्ट रेट ऑफ टैक्स लिया है आज के दिन में, नोटिफिकेशन सब जो अमेंडमेंट्स है उसके हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से आज का जीएसटी का रेट क्या है, ये पता करने के लिए हम कहाँ पे देखेंगे, हम तो ऐसा नहीं कर सकते जो हमें एसएससी बता रहा है उस पर भरोसा नहीं करेंगे, हम ऑडिट कर रहे हैं, तो वी विल हैव टू रेफर जो एसएससी कोर्स है उसके अगेंस्ट कौन सा रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हो गए। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम, दिस इज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इन द जीएसटी। ये नया है एक कंसेप्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, ये है छोटे छोटे लोगों के लिए छोटा छोटा टैक्स का स्कीम, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जीएसटी में कोई स्मॉल टैक्स पेयर्स है, एक लिमिट दिया हुआ रहेगा 75 लाख 1.5 CR, वहाँ पे हम ऐसा चेक करेंगे कि ये लिमिट के अंदर जो जो बंदे हैं उनको ना एक ऑप्शन दे देते हैं कि भाई तुझे ना झिकझिक नहीं चाहिए, मंथली जीएसटी कैलकुलेट करो, मंथली पेमेंट करो, मंथली रिटर्न्स भरना है, कंप्लायंसेस करने हैं, सीए को अकाउंट सबमिट करना है, तो इतना सब झंझट नहीं करना है तुझे, मत कर। व्हाट यू कैन डू, यू कैन pay GST as a fixed percentage of your turnover, as a fixed percentage of your turnover, and you can just you can just file return annually. Payment to quarterly करेगा as a fixed percentage of your turnover and you can file return annually, once in a year जीएसटी का रिटर्न भर दे, तेरा कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया, ठीक है। अभी इतना तुझे मिल गया, उसके बदले में यू कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर एंड यू कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो ये तुम्हें दो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बेनिफिट किसको अवेलेबल होगा, ओनली फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो भी कर रहा है, जो भी बंदा सिर्फ इंट्रा स्टेट कर रहा है, इंटर स्टेट में वो इन्वॉल्व नहीं है, छोटा बंदा है खुद के स्टेट में उधर ही बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसको एक रिलैक्सेशन स्कीम हम ऑप्शन में देते हैं। कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल चीज है, ठीक है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी टैक्स स्कीम, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जीएसटी में, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में वी विल सी दिस, जो हमारे थ्रेशोल्ड्स है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले उसके पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जीएसटी में मोटा मोटी व्हेन यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का जो आपका लाइबिलिटी आएगा वो कब आएगा, तो जीएसटी में हमें तीन कैटेगरीज दिए गए हैं, 10 lakhs, 20 lakhs और 40 lakhs गुड, 20 lakhs सर्विसेज। ये क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो हमें दिया गया है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMT, नागालैंड, ये जो चार स्टेट्स है, ये जो चार स्टेट है, ये स्टेट में अगर आपका अग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ऊपर चला जाए तो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। MMT, नागालैंड, ये चार स्टेट में आपका अग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ऊपर चला जाए, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। उसके बाद अगर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, अरुणा, उत्तरा, मेघा, सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना, ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे आपका 20 लाख से ज्यादा अगर टर्नओवर चला गया यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये सेम चीज गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, सर्विस के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेदर इट्स अ गुड और वेदर इट्स अ सर्विस, तो आपको 10 lakhs 20 lakhs का मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो अदर स्टेट्स है, ऑल रिमेनिंग स्टेट्स में उन्होंने दो बातें की है। अगर तुम स्पेसिफिकली गुड्स, एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा 40 lakhs का थ्रेशोल्ड तुम्हें मिलेगा। अगर तुम सर्विस या गुड्स प्लस सर्विस ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम्हें 20 lakhs का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अप टू 20 lakhs यू डोंट हैव टू रजिस्टर। तो ऑल अदर स्टेट्स में ये दो थ्रेशोल्ड देखे जाएंगे, अगर इफ इट्स अ एक्सक्लूसिव गुड्स का सप्लाई तो 40 lakhs, इफ गुड्स प्लस सर्विस और एक्सक्लूसिव सर्विस देन इन दैट केस 20 lakhs का सप्लाई। ध्यान में आ गया। उसके बाद एग्जाम्पशंस होते हैं जीएसटी में, एग्जाम्पशंस मतलब निगेटिव लिस्ट, मतलब
आपका कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिस पे गवर्नमेंट को चार्ज नहीं करना टैक्स, वहाँ वहाँ पे जीएसटी का लेवी आता है। कायदे से तो टैक्स बन रहा है, बट गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देता है, गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देता है। ये क्यों रिलैक्सेशन देगा गवर्नमेंट पे? गवर्नमेंट को इतना क्यों तुम पे दया आ रहा है? दया क्यों आ रही है? सोशल वेलफेयर या इसेंशियल्स के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है एग्जाम्पशंस। हमारा एग्जाम्पशन अलग से चैप्टर चैप्टर हम सीखेंगे। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, जैसे हमने देखा कि जीएसटी में हमें बिकॉज जो जीएसटी की लेवीज है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जैसे कि जीएसटी में आपका इनपुट पे जो भी जीएसटी होगा, इनपुट पे सपोज आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी पड़ा हुआ है, एंड आउटपुट में यू हैव टू पे आईजीएसटी बिकॉज यू आर सेलिंग इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन सपोज, स्टिल आपको ये दोनों का क्रेडिट अगेंस्ट दिस इज अलाउड, ठीक है। तो इसके वजह से हमें सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिल जाता है इन जीएसटी। उसके बाद में हम बात करेंगे उसके बाद में हम बात करेंगे जीएसटी के कॉमन पोर्टल का। जीएसटी में एक सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल ओवर इंडिया, एक सिंगल पोर्टल है जो gst.gov.in। अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी में, मुझे पेमेंट करना है, मुझे रिटर्न्स भरने हैं, मुझे कोई शोकॉज नोटिस आया है वो देखना है, उसे मुझे रिप्लाई करना है, वट एवर आई हैव टू डू आई कैन डू फ्रॉम gst.gov.in। ये मेरा एक सिंगल कॉमन पोर्टल होने वाला है। जैसे gst.gov.in ये है, दिस इज फॉर रिटर्न फाइलिंग, क्रेडिट मैचिंग, एमआईएस रिपोर्ट लिंकेज, एंड उसके साथ में दो और पोर्टल्स है, ई वे बिल पोर्टल एंड ई इनवॉइसिंग पोर्टल। तो ई वे बिल पोर्टल, जो हमने ई वे बिल का कंसेप्ट देखा है, ई वे बिल जनरेट करने के लिए ई वे बिल gst.gov.in, दिस पोर्टल वी हैव टू गो टू, एंड ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइस रेज करने के लिए वी हैव अनदर पोर्टल फॉर दैट, ठीक है। जीएसपी और एएसपी ये कंसेप्ट है जीएसटी में। जैसे कि जीएसपी मीन्स जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स एंड एएसपी इज एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। बेसिकली विच एवर IT companies that are authorized to provide softwares for GST compliance, IT companies that create softwares for GST compliance, जैसे विनमैन हो गया, टैली हो गया, ठीक है, क्लियर टैक्स हो गया, तो ये लोग जीएसपी होते हैं। इनको गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिली हुई होती है, उन्होंने अप्लाई किया होता है, उनको वो ऑथराइज होते हैं टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर जीएसटी कंप्लायंस। एंड एएसपी जो होते हैं, जो जीएसपी के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस बना देते हैं, ठीक है। कंपनसेशन सेज देन, दिस कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड कि जब जीएसटी लाया गया था तब स्टेट्स नाराज हुए थे, स्टेट्स वेर सैड, व्हाई? बिकॉज उनका रेवेन्यू बहुत हैम्पर करने वाला था। उनके जो स्टेट के एक्साइज ड्यूटी थे, स्टेट का वैट था, सीएसटी था, वो सारा रेवेन्यू उनका खत्म होने वाला था, क्रेडिट देना पड़ रहा था, इसलिए उनको पैसा कम मिलेगा। तो स्टेट्स वेर सैड, दे वर नॉट अग्रीइंग टू शिफ्ट टू जीएसटी। तो वहाँ पे उनको सेंटर ने एक प्रॉमिस किया। सेंटर सेड कि आपका 5 साल तक, जीएसटी आने के बाद 5 साल तक जो भी नुकसान होगा वो हम आपको रियम्बर्स करेंगे, आपका नुकसान हम भर देंगे। तो वो जो नुकसान है उसको रियम्बर्स करने के लिए सेंटर के पास पैसा कहाँ से आएगा? सेंटर के पास पैसा कहाँ से आएगा? सेंटर ने वो चीज़ के लिए एक इंट्रोड्यूस किया था, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट। मतलब एक जीएसटी में जो कोई सिन गुड्स है उस पर हम सेस लगाएंगे, वहां से पैसा लाएंगे, एंड दो दैट मनी वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट्स। उनका जितना भी नुकसान हो रहा है 5 साल तक वी विल बी रियम्बर्सिंग दैट, ठीक है। ये डिस्कशन हुआ था। उसके बाद उसके बाद क्या है? उसके बाद है जीएसटी में टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स इंक्लूडेड है, कौन से
जीएसटी के पर्व्यू के बाहर रखे गए हैं। बेसिकली गुड्स इज जीएसटी में basically GST में they are covering all goods and services, all goods and services, all goods and services except alcoholic liquor for human consumption, except petroleum crude, diesel, petrol, ATF, natural gas, except tobacco and tobacco products, except opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics and real estate sector. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जो अ, हम अल्कोहल है वो बेसिकली अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है या इंडस्ट्रियल यूज के लिए है तो उस पर जीएसटी आएगा। बट वो अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो यहाँ पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी आएगा नहीं, जीएसटी के पर्व्यू के बाहर रखा गया है। उसके बाद पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो आपके एरोप्लेन्स में वगैरह यूज होता है, एंड देन नेचुरल गैसेस, ये सबको भी जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखा गया अंटिल नोटिफाइड। मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन आने का चांसेस है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब इसको जीएसटी में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। जो टोबैको होता है, सिगरेट्स होता है, उस पे उसको भी जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखा गया है, उस पे आज भी एक्साइज ड्यूटी एंड वैट लगता है। देन ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स, इसको भी बाहर रखा गया। रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या किया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जो भी हमारे रियल एस्टेट बना हुआ है, पूरा रेडी टू सेल फ्लैट्स है, तो उसको जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखा गया एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, उसके बाद जीएसटी में जब भी टैक्सेस कौन से सब्स्यूम हो गए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्सेस, ठीक है, सीबीडी, स्पेशल सीबीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स दैट इज सीएसटी, इसका हमने बात किया। जो सरचार्जेस थे, सेस थे अगेंस्ट वेरियस टैक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो स्टेट के सरचार्ज और सेस होते थे, मतलब वैट पे अगर कोई सेस होगा, सरचार्ज होगा तो वो भी, अगर कोई सर्विस टैक्स पे सेस होगा, सरचार्ज होगा तो वो भी, तो ये सब सब्स्यूम होके वन सिंगल जीएसटी बन गया था। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या क्या हुआ। जीएसटी की वजह से इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जीएसटी की वजह से इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जीएसटी की वजह से बेसिकली आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया था। आपको जो इन्फ्लेशन है, जो टैक्स ऑन टैक्स की वजह से हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा था, टैक्स का कॉस्ट हमारा बढ़ रहा था, वो कम हो गया, एंड दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। उसके बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इसने बूस्ट किया, क्रिएटेड यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जीएसटी सिंगल वन नेशन वन टैक्स ऐसा बना है। जो पहले अलग अलग, मुझे सपोज अलग अलग स्टेट्स में जाके सर्विस देने का या फिर अलग अलग स्टेट में जाके बिजनेस करने का मन कर रहा था, तब मुझे कंप्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा थे, तब मुझे कॉम्प्लिकेशंस थे, बिकॉज वहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स रिजीम चलते थे, अलग अलग टैक्स के रेट्स होता हुआ करते थे, उनके रिटर्न्स, उनके पेमेंट ड्यू डेट्स, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। तो ये इसकी वजह से कंप्लायंस बर्डन प्लस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, और रेट ऑफ टैक्स भी डिफरेंट डिफरेंट थे। बट अभी क्या हो गया है, वन नेशन वन टैक्स, वन पोर्टल, वन सिंगल रेट। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमारे इकोनॉमी के हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, बढ़ा है नहीं बढ़ा है पता नहीं, यहाँ पे लिखा है तो बोलना है बढ़ा है। सर्टनली सर्टनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सिंगल टैक्स regime में से हमें पता है कि क्या होना है। देन ईज ऑफ टैक्स कंप्लायंस, बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस, जैसे कि हमारे जो भी रिटर्न से, पेमेंट से, कंप्लायंस से, नोटिस से, रिप्लाईज टू नोटिस, सब चीज़ें ऑनलाइन होने वाली है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हार्मोनाइज लॉज एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये भी हमें एक बेनिफिट मिल गया। ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट हुआ, टैक्स बर्डन कम हुआ, बिकॉज आईटी से मिलने लगा, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कम हो गया। उसके बाद मिटिगेशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग एंड एनकरेजमेंट टू स्मॉल टैक्स पेयर ट्रेडर्स। तो जैसे हमने अभी बात किया कंपोजिशन स्किल,
छोटे छोटे लोगों के लिए हमें छोटा छोटा स्कीम दिया गया है। तो ये वजह से जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है, स्मॉल जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको भी रिलीफ मिल गया। तो ये सब बेनिफिट जीएसटी के आने की वजह से हुए। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट पेंडिंग है इन दिस चैप्टर कि की प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट किया, बट हमने अमेंडमेंट क्या चीज़ें की, क्या चीज़ें बदली है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके पहले देखते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे 265 आर्टिकल में बताया गया था, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर तुम्हें कोई पर्सन से टैक्स कलेक्ट करना है तो तुम्हें उसको कोई एक लॉ बना के, कोई एक्ट बना के, वो एक्ट के अंदर तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट कोई गुंडा नहीं है। जी फॉर गवर्नमेंट, जी फॉर नॉट गुंडा। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि तुम, अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी ऑफ लॉ है तो ही तुम टैक्स कलेक्ट करना। तो गवर्नमेंट ने पूछा, तो अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो लॉ कौन बनाएगा? अथॉरिटी ऑफ लॉ चाहिए, लॉ कौन बनाएगा? तो 245 आर्टिकल ने बताया कि लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा और लेजिस्लेचर बनाएगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट। सेंटर के लिए पार्लियामेंट, स्टेट के लिए उनके लेजिस्लेचर्स। ठीक है, ये लॉज बनाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 246 एंड सेवेंथ शेड्यूल, लॉ कौन सी चीजों में बना सकते हैं वो बताए हैं। क्या बताया? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीन लिस्ट दिए, 1 2 3, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। तो यूनियन में दिया है कि कौन से चीजों पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ठीक है, ये एंट्रीज 82 to 91। स्टेट लिस्ट में दिया गया सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट। स्टेट की अथॉरिटी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वहां पे स्टेट एक्ट्स बना सकता है, लॉज बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के जो कॉमन है पॉइंट्स वो दिए गए हैं। उसके बाद हमें नीड क्यों थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की? जीएसटी आने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा था? सेंटर के पास था कि मैन्युफैक्चर पे टैक्स लगाओ, ये अथॉरिटी था सेंटर के पास। सर्विस पे टैक्स लगाओ, ये भी अथॉरिटी था सेंटर के पास। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स लगाना ये अथॉरिटी था स्टेट के पास। बट जब हम जीएसटी ला रहे हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो हमें सेंटर और स्टेट दोनों को भी अथॉरिटी देना था कि दोनों भी गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी टैक्स लगा पाए। दैट वाज व्हाट वी वांटेड टू गिव अथॉरिटी टू सेंटर एंड स्टेट। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट कहाँ पे थे? ये एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स सेंटर लगा सकता है, सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स स्टेट लगा सकता है। ये कहाँ पे दिया था? यहाँ पे 246 एंड सेवेंथ शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यहाँ पे दिया गया था। तो ये मैटर्स को हमको लाना था कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, दैट्स वाई हमें अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा। अमेंडमेंट एक्ट का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इसमें हमें ये एक्ट में 101st अमेंडमेंट एक्ट में कौन से प्रोविजंस हमने डाले हैं सो दैट वी कैन लेवी जीएसटी, ये अभी हम देखते हैं। तो आर्टिकल 246A पावर्स टू मेक लॉज ऑन जीएसटी, ये क्या पहली ही बात कर देता है, जो चीज के लिए आए हैं ना वही बात सबसे पहले। व्हाट? पावर टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। इट गिव्स कॉन्करेंट पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट। पार्लियामेंट मतलब सेंटर, स्टेट मतलब स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों को भी पावर देता है कि तुम जीएसटी पे टैक्स लगाओ, जीएसटी बोल के तुम टैक्स लगा सकते हो। और पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू इंटर स्टेट सप्लाईज। बट जो आईजीएसटी होता है ना, जो इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में जो टैक्स लगाया जाएगा या फिर इम्पोर्ट पे जो भी लगाया जाएगा, वो सिर्फ केवल सीजी लगा सकता है, दैट इज पार्लियामेंट ही लगा सकता है। ऐसा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोल दिया उन्होंने। ठीक है, it applies to all goods and services except alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, diesel, petrol, ATF, natural gas until notified। अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, देन 269A क्या बोलता है? लेवी ऑफ जीएसटी अंडर ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज। ये जो इंटरस्टेट का यहाँ पे पॉइंट दिया था ना, उसको थोड़ा एलॉबरेट कर दिया। जो इंटरस्टेट ट्रेड होगा इंक्लूडिंग इंपोर्ट, वो कलेक्ट सिर्फ और सिर्फ सेंटर कर पाएगा एज अ आईजीएसटी। एंड इसका क्या करेंगे बाद में? रेवेन्यू शेयर करेंगे। आईजीएसटी कलेक्ट तो सेंटर करेगा, 100% खुद के पास रखेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इट हैज टू शेयर इट बिटवीन डेस्टिनेशन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। गुड्स जहाँ पे जा रहा है, गुड्स का जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी में एवरीवन बिलीव्स इन डेस्टिनी।
गुड्स का जो डेस्टिनी है वहां पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। इम्पोर्ट्स आर डीम्ड एज इंटरस्टेट सप्लाईज, जो इम्पोर्ट होता है इंडिया में उसको भी हम इंटरस्टेट बोलेंगे और उस पर आईजीएसटी लगाएंगे। पार्लियामेंट डिसाइड्स प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया कि पार्लियामेंट ही बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स हम आईजीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 270 क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। अभी देखो एक एक चीज का आंसर दे रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं। पहले तो हमने अमेंडमेंट किया, पावर टू मेक लॉज ऑन जीएसटी दोनों को मिलना चाहिए, सीजी और एसजी, इसीलिए अमेंडमेंट किया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो वहां पे बोला गया कि दोनों लगा सकते हैं जीएसटी, बट जो इंटर स्टेट सप्लाई होगा उस पर सिर्फ पार्लियामेंट लगाएगा। तो हमने पूछा ठीक है, तो पार्लियामेंट टैक्स लगाएगा, कैसे लगाएगा, वो बोला ऐसे लगाएगा, लेवी ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज, कि इंपोर्ट होगा या इंटरस्टेट ट्रेड होगा उस पर सिर्फ पार्लियामेंट टैक्स लगाएगा एज अ आईजीएसटी, और उसका शेयरिंग चलेगा बिटवीन सेंटर एंड डेस्टिनेशन स्टेट, देन उन्होंने बोला तो ये तो ठीक है, बट वो शेयरिंग कैसे करेंगे। तो तो ये जो 270 है, अपोर्शनिंग ऑफ जीएसटी रेवेन्यू बिटवीन बोथ गवर्नमेंट, इसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। वो मैकेनिज्म वी डोंट हैव टू स्टडी, इट्स देयर बैकग्राउंड का जो भी चीज़ है उनका मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस का मामला है, हमें वहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देन 279A में बोला गया जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी के जो लॉज है, जीएसटी के जो नोटिफिकेशन है, जीएसटी का रेट है, कोई चीज़ को एग्जाम करना है नहीं करना है, क्यों करना है, हमारे जीएसटी का कोई नया रिटर्न्स लाने हैं, पुराने रिटर्न्स के ड्यू डेट्स अगर डिसाइड करने हैं, लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी का डे टू डे वर्किंग कैसे चलेगा, आगे जीएसटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक काउंसिल बनाया गया, दैट इज जीएसटी काउंसिल। तो ये जीएसटी काउंसिल का बनाने के लिए भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दिया गया। तो ये काउंसिल विल बी अ जॉइंट डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर्स से बनेगी। इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, इसका जो चेयरपर्सन होगा वो होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी बंदा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड करेगा वो अपने आप चेयरपर्सन बन जाएगा जीएसटी काउंसिल का। उसके बाद और मेंबर्स कौन कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके होंगे फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, those will become members of GST Council. Then जो ऑल स्टेट्स है उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स, उनके टैक्स मिनिस्टर्स मेंबर्स बन जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट विल बिकम मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल, एंड वाइस चेयरपर्सन यही स्टेट वाले जो बंदे हैं उन वो खुद से एक वाइस प्रेसिडेंट उनमें से चूज करेंगे। ठीक है। उसका फंक्शन क्या क्या होगा, टैक्स रेट हमारे कौन से टैक्स सबसूम होना चाहिए जीएसटी में, तब का उनका काम था, उन्होंने बताया। देन टैक्स रेट्स बताएंगे, एग्जाम्पशंस बताएंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट्स बताएंगे, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 20 लाख, ये कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगा। डिसाइड मॉडल लॉज प्रिंसिपल्स फॉर लेवी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है या फिर हिल एरियाज है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उनके लिए अलग से कोई प्रोविजंस बनाएंगे। वाई, बिकॉज वहाँ पे डेली लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, वहाँ पे बिजनेस का तरीका भी अलग होता है, तो उनको स्पेशल एग्जाम्पशन देना पड़ता है, उनके लिए स्पेशल टैक्स रेट्स रखने पड़ते हैं या थ्रेशोल्ड्स उनके लिए अलग रखने पड़ते हैं। दैट्स वाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कोई अगर प्रोविजंस बनाना है वो सजेशन कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगा। रेकमेंड डेट फॉर ब्रिंगिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, जो हमने अभी पढ़ा कि पेट्रोलियम, क्रूड, नेचुरल गैस एंड डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, ये सबको अंटिल नोटिफाइड दे आर आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, वो नोटिफाई होगा, ये कब होगा, ये कब लाएंगे, रिकमेंड डेट फॉर ब्रिंगिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, ये कौन बताएगा, ये बताएगा जीएसटी काउंसिल। इसका भी वोटिंग पावर कैसे होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट रहेगा 1/3 एंड ऑल स्टेट्स टुगेदर 2/3, और कोई भी डिसीजन पास होने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए, दैट मीन 75% ऑफ मेजोरिटी से काउंसिल के डिसीजन पास होंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म भी वो सेट करेंगे, अगर सेंटर और स्टेट में कुछ अनबन हो जाती है, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, वो सॉल्व कैसे करेगा, ये भी काउंसिल ही खुद से एक मैकेनिज्म वहाँ पे सेटअप करेगा। उसके बाद आर्टिकल 286 में बताया गया रिस्ट्रिक्शन ऑन टैक्सिंग पावर्स ऑफ स्टेट,
states cannot levy tax on supplies occurring outside the state and import export of the goods or services. अभी सेंटर ने ये अमेंडमेंट बनाया ना, अमेंडमेंट बिल सेंटर ने लाया, तो सेंटर ना इट वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ इट्स इंटर स्टेट सप्लाई पे जो आईजीएसटी आएगा, इसके लिए सेंटर बहुत ही प्रोटेक्टिव है कि वो मुझे ही ये राइट चाहिए कि मैं किसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलूंगा और मैं आईजीएसटी लगाऊंगा। तो उसने अलग से एक और आर्टिकल डाल दिया कि 24286 रिस्ट्रिक्टिंग पावर्स ऑफ स्टेट टू टैक्स इंटर स्टेट सप्लाई। पहले बोल दिया सिर्फ पार्लियामेंट या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंटर स्टेट सप्लाई पे टैक्स लगाएगा। अगेन एक आर्टिकल डाल दिया कि स्टेट को यह अधिकार नहीं होगा कि वो इंटर स्टेट पे आउटसाइड ऑफ द स्टेट पे कोई टैक्स जीएसटी लगाए या लेवी लगाए। एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी स्टेट्स जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार होने वाला है। उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर जीएसटी काउंसिल इंक्लूड 279A जीएसटी काउंसिल इंक्लूडेड आर्टिकल 368 रिक्वायरिंग रैटिफिकेशन बाय एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स फॉर एनी अमेंडमेंट। अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो मिनिमम 50% हाफ ऑफ द स्टेट्स को अमेंडमेंट के लिए राजी होना पड़ेगा, तभी वो अमेंडमेंट हो पाएगा। ठीक है। और रेसिडुअल पावर्स दिया गया है 248, 249 एंड 250 में। Parliament's statutory power to make laws now subject to Article 246A GST। मतलब पार्लियामेंट को अगर और भी कोई चीज जीएसटी रिलेटेड लॉज बनाने हैं उसके लिए भी उनको ऑलरेडी राइट दिया गया इन द रेसिडुअल आर्टिकल। ठीक है। एंड इन द केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स को ओवरराइड कर सकता है, ये भी डाल दिया गया कि अगर इमरजेंसी है, पार्लियामेंट को लग रहा है जो स्टेट लिस्ट के मैटर होते हैं, स्टेट के राइट्स होते हैं, उसको भी वो ओवरराइड कर लेगा, खुद के हाथ में ले लेगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर 1 जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर खत्म करने के लिए वी टुक अराउंड 56 मिनट्स। विद इन 1 आवर वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अभी ऐसे ही फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियोस के लिए बने रहिएगा। इन 7 to 10 days विल बी कवरिंग ऑल ऑफ योर जीएसटी सीए इंटर का सिलेबस। एंड तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अभी टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज रिलेटेड टू जीएसटी और रिलेटेड टू योर एग्जाम्स एज वेल, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।